आलू भैया, गोल मटोल, मिट्टी में ही रहते हैं, चुपचाप है इनके बोल। पत्ते हरे और फूल है छोटे, काम है इनके मोटे मोटे। कभी ये समोसे में आ जाएं, तो कभी सब्जी बन इतराएं। पूरी पराठे के ये राजा, हर थाली में इनका बाजा। ना नखरे हैं ना अभिमान, बारिश में पकोड़ों की शान। मिट्टी में रहकर नाम कमाएं, दुनिया भर का पेट भर जाए। बच्चों के लंच टिफिन की शान, आलू भैया सबकी जान। नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में खेती के रंग कृषि के संग, पावर्ड बाय महिंद्रा एंड स्वराज। डॉक्टर शविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू एक बार फिर से इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू नेहा। तो आज के दिन हम आलू की खेती के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। शुरुआत हमेशा नींव से करनी चाहिए और यहाँ भी आज हम यही करेंगे। आलू की सफल खेती के लिए सही मिट्टी का प्रकार और जलवायु क्या है? शुरुआत करते हैं मिट्टी से। और मिट्टी के गुणों को बताने से पहले मैं ये थोड़ा सा और इस बात के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जो आलू की फसल है वो इसका जो अपना जिस पदार्थ को हम यूज़ करते हैं वो मिट्टी के ऊपर नहीं होता है, वो मिट्टी के अंदर जो है डेवलप होता है। और जब तक वो मैच्योर नहीं होता वो मिट्टी के अंदर छुपा रहता है। अब मिट्टी के अंदर छुपा रहने की वजह से हमको ये सामने नहीं दिखता है कि उसका विकास कैसे हो रहा है, उसका क्वालिटी का क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मिट्टी के जो 3 गुण होते हैं, जिसको हम फिजिकल बोले तो भौतिक, रासायनिक बोले तो केमिकल और जैविक बोले तो बायोलॉजिकल, तो वो तीनों गुण जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि आलू मिट्टी के अंदर हो रहा है, उसको हवा और पानी का मिश्रण भी बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो भी उसके लिए समस्या है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो भी समस्या है। तो आलू की फसल में जो बैलेंस रखना हर चीज़ का, भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, पानी का हो, हवा का हो, बहुत उसका महत्व रहता है। तो इन सब चीज़ों का अगर जब हम ध्यान रखते हैं तो हमको जो लोम स्ट्रक्चर वाली जो मिट्टी है, जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, कि दोमट मिट्टी भुरभुरी भी रहती है, उस क्ले पार्टिकल्स भी रहते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी रहते हैं, सिल्ट पार्टिकल भी रहते हैं। तो वो एक प्रॉपर जो है उसका मिश्रण तैयार होता है कि जब चाहिए कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि क्ले है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, सिल्ट है तो उसमें उसको प्रॉपर एरेशन मिलता है, सैंड है तो उसमें पूरा एक जो पानी है अगर कहीं पे कभी ज़्यादा हो गया तो उसको ड्रेन करने में सैंड का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है जी। अब अगर बात करें कि रासायनिक में पीएच का बहुत बड़ा रोल रहता है आलू की खेती में भी। तो आलू को थोड़ा सा जो पीएच है वो टूवर्ड एसिड, मतलब अम्ल की तरफ, उसको एसिडिटी की तरफ की जो ज़मीन है वो ज़्यादा उसमें सुटेबल रहती है। इसका एक कारण है। कारण ये है कि एक स्कैब की बीमारी होती है, जो स्कैब जो है ऊपरी सतह पे होता है, ऊपरी सतह पे हो जाता है पोटैटो के ट्यूबर के ऊपर। तो अगर थोड़ी सी अम्ल की तरफ है, एसिडिटी की तरफ है, तो वहाँ पे ये जो समस्या है स्कैब की, पोटैटो स्कैब की समस्या नहीं होती है। तो अगर मैं इसको टर्म्स में बोलूँ, इसको अगर हम जैसे पीएच को 0 से 14 के बीच में डिफ़ाइन करते हैं, 6.5 जो है वो बैलेंस पीएच कहलाती है। और अगर जैसे मैंने बताया कि इसको थोड़ी सी एसिडिक जो है सॉइल अच्छी रहती है इस फसल के लिए, तो अगर पीएच 5 से लेके 6.5 या 7 तक की जो रेंज है वो इस फसल के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं जलवायु की, क्योंकि ये ठंडे मौसम की फसल है तो बुआई के समय का जो तापमान है वो ज़रूर हो सकता है कि
25 से 30 डिग्री हो या 20 से 25 डिग्री हो, लेकिन अंकुरण के बाद जो उस एरिया का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 15 से 18 डिग्री होना चाहिए या मैक्सिमम 20 डिग्री तक जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जो ट्यूबर का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ट्यूबर जो है, जो पोटैटो है जी। वो ज़मीन के अंदर होता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो बड़ा होना वो रुक जाता है। तो अपने को जो फसल मिलती है वो छोटे छोटे कंद के रूप में मिलती है, छोटे छोटे ट्यूबर्स के रूप में मिलती है, और उत्पादन में नुकसान होता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी कैसी है, और मिट्टी की जो अम्लता बनाने के लिए हम किसान भाइयों को जिप्सम डालने की सलाह देते हैं, जिससे कि उसकी जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ हो जाए। और मान लीजिए कोई ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो वहाँ पे हम किसान भाइयों को लाइम डालने, मतलब चूना डालने की सलाह देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम आलू की अच्छी खेती कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ बीज का ही नहीं, मिट्टी के मूड का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रोप वॉक है जी। जिम्नास्टिक जो है रोप वॉक करता है, वो अपने वजन को भी बैलेंस करता है, रोप के ऊपर भी चलता है, अपना फोकस भी रखता है। तो इसी तरह से इस फसल को बहुत फोकस के साथ अपने को इसका ध्यान रखते हुए इसका उत्पादन करना पड़ता है। डॉक्टर शविंदर, अब आप हमें ये बताइए कि आलू की खेती में टेम्परेचर का यानी तापमान का क्या रोल रहता है? तापमान का रोल जो है, एक तो ये होता है कि जब हम आलू की बुआई कर रहे हैं, तो बुआई करते समय, क्योंकि उत्तर भारत में सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई शुरू होती है, उस समय का जो तापमान है अराउंड 25 से 28 डिग्री के बीच में रहता है, या 30 डिग्री मैक्सिमम रहता है। तो वो उचित रहता है तापमान। बट अंकुरण के बाद मान लो, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो सॉइल के अंदर हो रहा है, ट्यूबर को डेवलप होने के लिए जो तापमान है वो कम चाहिए। तो उस समय का जो तापमान है 15 से 18 डिग्री या मैक्सिमम 22 डिग्री तक होना चाहिए। उसके ऊपर अगर तापमान जाता है तो उस समय जो है ट्यूबर का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और हमको उत्पादन में नुकसान होता है। तो सर, आजकल तो क्लाइमेट चेंज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारे किसान भाई कैसे डील करते हैं इसके साथ? क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि टेम्परेचर में फेरबदल। तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है सितंबर अक्टूबर में, तो वो आगे चल के और 15 दिन या 20 दिन में डाउन होगा। तो उस समय क्या होगा कि हमको जो 20 दिन या 15 दिन का लॉस हुआ है, उस समय अपने को जो वैरायटी है कि अगर हम 90 दिन की वैरायटी लगा रहे थे, 90 दिन की किस्म लगा रहे थे, तो हमको उस समय 70 दिन वाली किस्म को लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम डायरेक्टली कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमको जो कंट्रोल कर सकते हैं वो ऐसी किस्म कर सकते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ डेज है, मतलब प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक 90 दिन ना हो के 70 दिन हो, 100 दिन ना हो के 80 दिन की हो। अलग अलग किस्मों के अलग अलग समय रहते हैं उसकी मैच्योरिटी तक पहुंचने तक। तो क्लाइमेट चेंज को अभी तो हम इस तरह से फेस करते हैं, और क्लाइमेट चेंज में हम बदलाव ज़्यादा नहीं कर सकते, बट अडेप्टेशन कर सकते हैं। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि, तो इससे ये बात तो काफ़ी क्लियर हो गई है कि किसी भी फसल को, लेकिन ख़ास करके आलू को, अनुकूल मौसम जो है वो पसंद है, कठोर मौसम नहीं। बिल्कुल, और किसी भी फसल के लिए अडेप्टेशन ही एक सोल्यूशन है। तो अब आगे बीज की बात करते हैं। सही बीज का चयन कैसे किया जाए? इससे पहले कि मैं बीज के बारे में बात करूं कि कैसे चुनाव करें, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आलू जो है वो बीज से नहीं उगाते हम। वाह। कि आलू जो है वो ट्यूबर होता है। ट्यूबर जो है उसको हम लगाते हैं, और आपने देखा होगा कि अगर आपके किचन में आलू पड़ा है या आपके स्टोर हाउस में आलू पड़ा है, तो उसमें अलग अलग जगह से कुछ अंकुरित होने लगता है। वो जो अंकुरन है वो आगे चल के जड़ें बनती हैं। क्योंकि आलू से आलू को उगा रहे हैं, तो हम उस ट्यूबर को बीज बोल देते हैं। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि उस ट्यूबर का
चयन कैसे करें। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस भी ट्यूबर को हम खेत में लगाने वाले हैं उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसमें कोई कट नहीं लगा हो, कहीं तरह से कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं होनी। ट्यूबर अगर फिजिकली डैमेज है तो वहाँ पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो चिपकना शुरू होंगे और उस ट्यूबर को वो बीमार कर देते हैं। तो किसी भी तरह से जो है उसका फिजिकल डैमेज वाला ट्यूबर अपने को नहीं लेना, कंद नहीं लेना है जी। फिर दूसरी बात आती है कि क्या साइज का होना चाहिए, क्योंकि हमको साइज के ऊपर निर्भर करेगा कि लागत क्या आएगी, उस मटेरियल की लागत, उन कंदों की लागत क्या आएगी जो हम खेत में लगाने वाले हैं। तो कंद जो है वो छोटे होने चाहिए, गोलाकार होने चाहिए, और अगर उसके वजन की बात करें तो 30 से 50 ग्राम एक ट्यूबर का अगर वजन हम लेते हैं तो वो एक अच्छा ट्यूबर जो है, कंद जो है वो हम उपयोग कर सकते हैं प्लांटिंग के लिए। अगर हम 30 से 50 ग्राम की बात करें एक ट्यूबर की, तो पूरे एकड़ में लगाने के लिए अपने को 12 से 14 क्विंटल के बीच हमको उन वैसे ट्यूबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए हम उन कंदों का जो है चयन कर सकते हैं जिससे हम आगे चल के अपनी पोटैटो की क्रॉप उगाने वाले हैं, कल्टीवेशन करने वाले हैं। मतलब ये बात हो गई कि बीजों को भी एक चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि फिट नहीं तो एंट्री नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर फिटनेस नहीं है तो उसकी वजह से हमको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर हमारे पास बीज सशक्त हैं तो हमारी फसल भी जो है अच्छी होगी। डॉक्टर शविंदर, हमें बताइए, क्या आलू के कंद को भी उपचार करके ही बोना चाहिए? बिल्कुल, कंद जो है अगर किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से इन्फेक्टेड है तो अगर हम उपचार करते हैं तो वो जो समस्या आगे चल के आने वाली है उसको हम जड़ से ही काट रहे हैं, मतलब शुरुआत में ही काट रहे हैं, जिससे कि आगे चल के अपने को अगर फसल 70 दिन की है या 90 दिन की है या 100 दिन की है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, उस समय अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हर कंद को हम एक तो अच्छी चयन प्रक्रिया से चयन करें और चयन करने के बाद उसको अच्छे से हम उपचार करें। और उपचार के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बीजों से नहीं हम उगाते, ये हम उगाते हैं कंदों से, आगे कंद उगाते हैं जी। और किसान भाई भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो कंद है जो उपयोग कर रहे हैं हम एज ए प्लांटिंग मटेरियल, उनको हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि इसको अगर डिटेल में समझना है तो ऐसे है कि जनवरी या फरवरी मैक्सिमम जो पोटैटो हम प्रोड्यूस करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं अपने खेतों में से, और आगे चल के उनको सितंबर अक्टूबर में हमको आगे ग्रो करना है एज ए प्लांटिंग मटेरियल। तो उस समय तक उनको हम 0 डिग्री या -डिग्री पे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि उनमें स्प्राउटिंग ना हो। स्प्राउटिंग मतलब उनकी जो आँखें होती हैं अलग अलग जगह से, वहाँ से वो ग्रो होना ना शुरू हो जाए, वहाँ पे उनकी जड़ें निकलनी ना शुरू हो जाए। तो जब हम उनको कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालते हैं तो हम ये सलाह देते हैं कि कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन उनको बाहर रखें। और उस चीज़ को और थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए कुछ केमिकल्स रहते हैं, जिसमें से कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो डॉर्मेंसी, मतलब उनकी जो सोने की अवस्था है, उसको तोड़ने के लिए या उसको सोए हुए से जगाने के लिए, तो कार्बन डाइसल्फाइड है जो केमिकल किसान भाई यूज़ कर सकते हैं 30 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम आलू के साथ, और उससे उनकी डॉर्मेंसी टूटती है, जर्मिनेशन अच्छा मिलता है, अच्छी जड़ें का विकसित होता है, और हर जड़ में अच्छा जो स्टोलन बनने की जो ताकत है वो आती है। अब क्योंकि बहुत सी बीमारियां जो हैं फंगस से होती हैं, तो बिल्कुल हमको जो हमारे जो ट्यूबर्स हैं उनको फंगीसाइड्स जो हैं, अलग अलग फफूंदनाशी जो रहते हैं, उनके साथ भी हमको उनको ट्रीट करना पड़ता है।
तो हम जनरली क्या करते हैं कि उन फंगीसाइड्स का, फफूंदनाशी जो केमिकल्स रहते हैं, रसायन रहते हैं जी। उनका घोल तैयार करवाते हैं और उसमें हम सुझाव देते हैं कि उसमें आप उन ट्यूबर्स को जो आप एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हो उनको 10 मिनट तक भिगो के रखिए, डुबा के रखिए और उसके बाद उनको 5 से 6 घंटे जो है छाया में रेस्टिंग पीरियड दीजिए, सो दैट कि जो केमिकल की जो परत है, जो उसकी जो लेयर है ट्यूबर पे अच्छे से बन पाए और जो अगर उसको अंदर जाना है, कंद के अंदर जाना है तो वो अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, अंदर जाके अगर कोई फंगस के स्पोर्स हैं उनके ऊपर वो काम कर पाए। तो इसमें जो फंगीसाइड है वो पेनफ्लूफेन है। 12 से 14 क्विंटल जब हम अपने ट्यूबर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लगभग ये 125 ml से लेके 150 ml तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है पेंसिक्यूरेन। पेंसिक्यूरेन को अगर हम बात करें तो 400 ml से लेके 450 ml जो है अपने 12 से 14 क्विंटल जो कंद हैं उनको ट्रीट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इन केमिकल्स को हम 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके अपने कंदों को 10-10 मिनट तक डुबा के उनको निकाल के छाया में सुखा के सोइंग के लिए, प्लांटिंग के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ रस चूसक जो एफिड जिसको माहू भी बोलते हैं, उनको उनसे बचाव करने के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड का भी उपयोग कर सकते हैं। आलू की बुवाई के लिए खेत की तैयारी कैसे करी जाए? तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आलू जो है मिट्टी के अंदर हम उसको उगाते हैं जी। तो उस हिसाब से हमारी जो मिट्टी है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कंद जब बड़े हो रहे हैं तो उनको वो स्पेस दे पाए। जी। अगर ये मिट्टी थोड़ी जटिल रहेगी तो जब कंद शुरुआत की स्टेज में होते हैं तो कंद उतना डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि जो पहली जो जुताई है, जब वो मिट्टी को खोल रहे हैं उस समय वो 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी से जुताई करें, जिससे कि जो है मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए। इसके साथ साथ हम पहली जुताई के साथ ये भी देखते हैं कि अगर मिट्टी में ढेले हैं, अगर मान लो मिट्टी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, गोलाकार कुछ वहाँ पे मिट्टी की स्ट्रक्चर दिख रही है, तो वहाँ पे हम डिस्क हैरो जो प्लो है उसका भी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जिससे कि वो ढेले टूटे और मिट्टी भुरभुरी बने। पहली जुताई के बाद हम साथ ही साथ 4 से 6 टन जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो भी डालने की सलाह देते हैं। और उसको उसके डालने के बाद हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि जो फाइनल जो तैयारी करनी है खेत की वो 15 से 20 दिन के बाद करें, सो दैट कि जो गोबर की खाद है अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और अगर उसमें कुछ भी कहीं पे गलन सड़न बच गई है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, गीलापन है, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हमने अच्छे से सड़ी हुई खाद का उपयोग नहीं किया, वो जो है बहुत सी आगे चल के बीमारियों का एक कारक बनता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर हम बोलते हैं कि एक अच्छे से जो सेकेंडरी प्लोइंग है, जो जुताई है, वो 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसको प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए। और लेबलिंग के बाद हमको उनकी मेंडें बांधनी है, मतलब रिजेस बनानी है, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे कि प्लांट की ज्योमेट्री क्या रहती है। और उन रिजेस का जो साइज़ है, उनका जो साइज़ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि वो जो रिज हम बनाएंगे उसके अंदर जब फसल बनेगी तो उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, पोटैटोज़ को, ट्यूबर्स को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मिट्टी की जो मेंढे हैं वो ज़मीन से ऊपर उठा दी हैं और वो लूज़ रहती हैं। और जब हम पानी देंगे तो पानी देने के बाद जो है, अगर आप देखते हैं तो एक हार्ड जो क्रस्ट है, हार्ड एक सतह बन जाती है, मतलब पानी देते हैं अगर फ्लैट फील्ड होता है। और ये जो मेंढे हैं अपने को उस हार्ड क्रस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मतलब मेंढे जो हैं, रिजेस जो हैं, वो हार्ड नहीं होती, क्योंकि पानी भरता है फिर नीचे आता है। और ये बहुत ज़्यादा एक
अच्छा एक माध्यम बन जाता है अपनी फसल में से अच्छा उत्पादन लेने का। डॉक्टर शविंदर, हमें ये बताएं कि महिंद्रा कंपनी के आलू की कौन कौन सी किस्में हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं? मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी एक कंपनी है महिंद्रा HZPC, जो कि महिंद्रा और हॉलैंड का एक कंपनी है HZPC, उनके साथ कोलैबोरेशन है। और हमारा जो सेटअप है वो मोहाली में है और यहाँ पे हम जो बीज डेवलप करते हैं वो एरोपोनिक फैसिलिटी से बीज का निर्माण होता है। जो ट्यूबर्स का जो हम प्लांटिंग मटेरियल है उसका निर्माण होता है। यहाँ पे हर बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की कोई फिजिकल इंजरी ना हो, किसी तरह से कोई वायरस या फंगस का उस पर कॉन्टैक्ट नहीं रहे। तो इस फैसिलिटी से जो हमारी इंडियन वैरायटीज़ हैं, जो भारत की जो वैरायटीज़ हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है कुफरी बादशाह, उसके बाद आता है कुफरी पुखराज, उसके बाद आता है कुफरी ख्याति, कुफरी ज्योति। तो ये 4 वैरायटीज़ हैं जो प्रोमिनेंट वैरायटीज़ हैं महिंद्रा HZPC की। इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे जो विकेट जो समस्या रहती है पोटैटो में, वो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की समस्याएं रहती हैं। तो इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है इन वैरायटीज़ की वो काफ़ी अच्छी है इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में, और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। मतलब 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन अच्छा मिलता है। HZPC की बात करें, जो महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन के बाद इंडिया में है, उसमें सबसे पहली वैरायटी आती है कोलंबो, टॉरस करके एक वैरायटी है, इनोवेटर करके वैरायटी है, एम्फेसिस करके वैरायटी है। और इनमें भी जो प्रतिरोधक क्षमता है इन बीमारियों के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा है। फिर अगर हम बात करें कि अर्ली बल्कर, मतलब अच्छे से जो पोटैटो का जो साइज़ है वो अच्छा होना, डेवलप होना, उसमें जो ड्राई मैटर का एक्यूमुलेशन होना, इन सब वैरायटीज़ में वो एक खास करके एक गुण है। तो हम इन 8 वैरायटियों के बारे में काफ़ी किसानों से बात करते हैं, उनको बताते हैं इनकी अलग अलग क्या क्षमता है, क्या प्रतिरोधक क्षमता है, क्या इसमें प्रोडक्शन पोटेंशियल है। और जो मैंने आपको प्रोडक्शन का बताया, प्रोडक्टिविटी का बताया, वो एक पोटेंशियल है एक आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ वैरायटी के ऊपर ही नहीं निर्भर करता, ये निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु की क्या समस्या है, मिट्टी की क्या बनावट है, न्यूट्रिशन में हमने क्या दिया है, किस तरह से हमने पानी का दिया है। तो ये सब बातों का एक मिश्रण होके हमको एक प्रोडक्शन मिलती है। डॉक्टर शविंदर, अब हम बुवाई पे आते हैं। बुवाई एक तो कैसे की जाती है, और बुवाई के लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, और 1 एकड़ में अच्छी उपज के लिए पौधे की उचित संख्या क्या होनी चाहिए? तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि लेबलिंग के बाद हमको 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की रिजेस बनानी चाहिए, मतलब मेंढे बनानी चाहिए। और ये जो रिजेस हैं, इन्हीं में हम प्लांटिंग करते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि ट्यूबर का क्या साइज होना चाहिए और कितने क्विंटल अपने को इसका जो ट्यूबर है कंद कितने लगेंगे। तो जैसे 12 से 14 क्विंटल की हमने बात करी थी। और उचित जो रो टू रो डिस्टेंस है, जो एक मेंढ से दूसरी मेंढ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि हर पौधा जो है अपने आप में ग्रो करने के लिए उसको पूरा स्पेस चाहिए, उसको अपना हवा पानी चाहिए जी। तो पौधे से पौधे में हमको कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो 60 सेंटीमीटर आपकी लाइन से लाइन का डिस्टेंस हो गया, 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे का डिस्टेंस हो गया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रति एकड़ अगर हम घुमाव की बात करें एजेस के ऊपर, मतलब किनारों के ऊपर अगर हम बात करें, तो लगभग पूरे 1 एकड़ में हमको 33,500 से लेके 34,000 प्लांट्स होने चाहिए, मतलब उनको हम प्लांट हिल बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझाऊं तो हर प्लांट में कम से कम 10 से 12 आलू लगते हैं। हर प्लांट में 10 से 12 आलू लगेंगे, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 33,000 या 34,000 प्लांट्स के साथ, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमको कितना उत्पादन मिलेगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए एक प्लांट में से हम निकाल सकते हैं कि अगर
10 आलू निकले हैं, 12 आलू निकले हैं, उनका एवरेज वेट क्या है। एवरेज वेट से समझ आ जाएगा कि 34,000 प्लांट से हमको क्या उत्पादन मिलेगा। तो ये बहुत साइंटिफिक तरीका है इसको समझने का। जी। डॉक्टर शविंदर, हमें अब ये बताइए कि आलू की पोषण यात्रा कैसे निर्धारित की जाए। पोषण से ही सब कुछ निर्भर करता है। जैसे हमको भी 3 समय खाना चाहिए, आलू को भी खाना चाहिए, पौधे को भी, तभी जो है एक अच्छा जो रेजिस्टेंस मिलता है बीमारियों से लड़ने की, उसमें ताकत आती है जी। तो जैसे और फसलों में भी हम बताते हैं कि डिवाइड करके पोषण दो, तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल है, यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होता है। उस सिद्धांत की बात करें तो बेसल डोज में हमारी जो सलाह रहती है कि लगभग 65 किलो यूरिया, 70 किलो डीएपी और लगभग 65 से 70 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो पोटाश की जो मात्रा है वो देनी चाहिए। फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग जो कि 25 से 30 दिन में हम यूरिया के साथ करते हैं, लगभग 65 केजी यूरिया, और उसके बाद लगभग 40 से 45 दिन या मैक्सिमम 50 दिन तक अपने को सेकंड टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और हर टॉप ड्रेसिंग के साथ हमको अर्थिंग, मतलब जो मेंढे हमने बनाई है उसमें हम मिट्टी और चढ़ाएं, जिससे कि जो भी हम फसल को अब न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, वो अच्छे से यूटिलाइज हो। तो हर टॉप ड्रेसिंग के बाद हमको अर्थिंग अप ऑपरेशन, मतलब मेंढों के ऊपर मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप का मतलब है मिट्टी चढ़ाना, और साथ ही साथ हमको सिंचाई करना। सिंचाई करने से क्या होगा कि जो हमने यूरिया का उपयोग किया है वो अच्छे से मिश्रित होकर जड़ों के पास पहुंचेगा और पौधा जो है उसको उपयोग कर पाएगा। बहुत अच्छे। तो सही खुराक मिले तो आलू की क्षमता भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो टॉप ड्रेसिंग के साथ साथ मैं और भी बताना चाहूँगा कि जैसे शुरू में मैंने बोला था कि इसको थोड़ा एसिडिक सॉइल अच्छी रहती है पोटैटो के लिए, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उपयोग कर सकते हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि 19-19-19 है, उनको हम 30 से 35 दिन के बाद, 45 से 50 दिन के बाद वाटर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये दोनों तरह से काम करता है, न्यूट्रिशन भी देता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है फसल को। फिर साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद, जैसे 60 से 70 दिन की फसल है, तो 0050 का भी उपयोग करके हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसकी भी जो डोजेज है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रहती है। अब आपसे ये जानना चाहेंगी कि आलू की सिंचाई कब और कैसे करी जाए। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि पानी जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है जी। कि बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी, ये दोनों ही जो है फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर हमको एक अच्छी फसल चाहिए तो हमको पूरा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो पहली जो सिंचाई है, जब हम खेत में प्लांटिंग मटेरियल जो हमने लगाए हैं, प्लांटिंग किया है, तो 7 से 8 दिन के अंदर पहली हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने मेंढे बनाई हैं, जो रिजेस हमने बनाई हैं, वो सिर्फ 3/4 भाग तक ही पानी को हम भरें, क्योंकि 2 मेंढों के बीच में चैनल रहता है। वो चैनल जब हम भरें उसको ऊपर तक ना भर के वो 3/4 भाग तक ही भरें। ऐसा करने से एक प्रॉपर जो लोकल जो माइक्रो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होता है, उसमें प्रॉपर पानी, प्रॉपर हवा जो है मेंढों में सर्कुलेट होती है। फिर उसके बाद अगले 10 दिन में, अगले 12 दिन में, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, भौतिक जो उसके गुण हैं वो कैसे हैं। क्या वो लोमी स्ट्रक्चर है, दोमट मिट्टी है, क्या उसमें क्ले ज़्यादा है। अगर क्ले ज़्यादा है मतलब उसमें वाटर जो अब्जॉर्प्शन है, होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो उस समय अपने को नंबर ऑफ़ डेज जो है वो बढ़ा देने चाहिए। मतलब आप 12 दिन या 12 दिन के बाद सिंचाई कर सकते हैं। बट अगर लोम स्ट्रक्चर है, दोमट मिट्टी है, तो उसमें हमको 8 से 10 दिन में सिंचाई कर देनी चाहिए। और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रेत है, सैंड ज़्यादा है, पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे जो हमको सिंचाई है वो लगभग 8 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही पानी की कमी होगी फील्ड में, आलू जो पौधा है, सबसे पहले क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है
जैसे कि इंसानों की फिर मैं उदाहरण देता हूँ ज़्यादातर कि अगर हमको ठंड लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, पानी को रिलीज़ करती है। वी गो फॉर बायो ब्रेक्स सो दैट कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बराबर रहे। इसी तरह से अगर पौधे को समझें तो पौधा भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करता है। तो उसको पानी चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, पत्तियों के लिए पानी चाहिए। तो जितना भी कंदों में पानी रहता है, कंद में जो ट्यूबर्स होते हैं उसमें स्टार्च रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और पानी रहता है। जब भी आप आलू को काट के देखें तो पानी निकलता है। तो पौधा अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से पानी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है अपने फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को जारी रखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी का जो इम्बैलेंस है वो फसल को ख़राब कर सकता है। तो इन सब बातों का सिंचाई में ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल आपसे ये है कि आलू में खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए? खरपतवार हमेशा कंपटीशन करते हैं। मेन जो हमारी फसल है, कोई भी अगर फसल हम उगाते हैं और उसमें अगर दूसरे तरह के अगर पौधे हैं तो वो compete करते हैं, स्पर्धा करते हैं पानी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए जी। तो आलू में भी जो अलग अलग खरपतवार हैं जैसे कि मेथा है, ग्रास है, पिपतारा है, ये सब जो हैं ये, उसके बाद गुल्ली डंडा है जिसको गेहूं का मामा भी बोलते हैं, उसके बाद बथुआ है। इस तरह के जो खरपतवार हैं ये काफ़ी समस्या जो है वो खड़ी करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एक केमिकल आता है मेट्रीब्यूजिन के नाम से, उसका जो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उनको उपयोग करना चाहिए, जिससे कि ये जो खरपतवार हैं ये आगे नहीं पनपे। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखने वाली बात और है कि जब भी किसी रसायन का उपयोग करें, अगर उनकी जो पत्तियां हैं, जो खरपतवार की पत्तियां अगर 2 से 3 हैं, उस अवस्था में ही ये केमिकल उनको कंट्रोल कर पाता है। अगर खरपतवार की पत्तियां 3 से 4 हो गई हैं, जब 4 से 5 हो गई हैं, तो केमिकल डालने पे वो खरपतवार जो है, वो वीड जो है, वो कुछ समय के लिए मुरझाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी जड़ें अच्छी डेवलप हो गई हैं नीचे, उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, वो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वापस से अपनी पकड़ में आ जाता है। तो उस केस में खरपतवार का जो प्रबंधन है हमको फिजिकल मेथड से करना पड़ता है, मतलब निराई गुड़ाई जिसको बोलते हैं, या कोई मैकेनिकल अगर हम यंत्र यूज़ करते हैं, यांत्रिकरण जिसको बोले, तो उस तरह से उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं। मुख्य जो खरपतवार हैं, जो वीड्स हैं, पोटैटो में आते हैं, वो बथुआ आते हैं, गेहूं का मामा है, सेंजी है, पिपतारा करके जो है, उस तरह के जो खरपतवार है ये काफ़ी कंपटीशन देते हैं फसल को। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम सलाह देते हैं मेट्रीब्यूजिन का, जिसका 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई उपयोग करके इन खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर शविंदर, अब हमें बताइए कि मेंढों में मिट्टी चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है? जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत से कि जो कंद है, जो ट्यूबर है, वो मिट्टी के अंदर डेवलप होते हैं, और जितना हम उनको स्पेस प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा उनका डेवलपमेंट होगा। तो उस हिसाब से अगर हम समझते हैं, रिजिस के ऊपर अर्थिंग ऑफ ऑपरेशन, जिसको बोलेंगे कि हम मेंढों के ऊपर मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि हम जो मेंढ का जो पेरिफेरी है या उसका जो स्पेस है वो बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ट्यूबर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सपोजर। अगर ट्यूबर एक्सपोज होते हैं, सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, तो उनमें भी क्लोरोफिल डेवलप होने लगता है, और इस क्लोरोफिल डेवलपमेंट को आगे चल के एक केमिकल है उसमें वो कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं सोलानाइन। सोलानाइन जो है वो डेंजरस होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अगर आपने देखा होगा कि आलूओं में कई बार कहीं कहीं जगह पे हरा रंग दिखता है, तो वो हरा रंग जो है वो सोलानाइन होता है, और जो कि बताता है कि ये आलू कभी ना कभी ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज में ये सनलाइट को एक्सपोज हुआ है, ये रिजिस से बाहर आया। तो वो एक प्रोडक्शन लॉस है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अर्थिंग ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, जब मेंढों पे मिट्टी चढ़ाते हैं। और ये हमको, जैसे मैंने पहले बताया कि
फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग जो कि 30 से 35 दिन में करते हैं, दूसरी टॉप ड्रेसिंग जो 45 से 50 दिन या 55 दिन तक करते हैं। तो ये 2 ऑपरेशन अपने को अर्थिंग अप ऑपरेशन करने चाहिए। बाद में भी अगर लगता है कि मिट्टी अगर सिंचाई की वजह से झड़ गई है, कम हो गई है, तो एक ऑपरेशन अपने को 60 से 65 दिन के अंदर भी कर देना चाहिए, जिससे कि पौधों को अच्छी एक जगह मिले, ट्यूबर्स को अच्छा डेवलपमेंट मिले और हमारी फसल जो है प्रोटेक्ट रहे। सर कभी कभी हम देखते हैं घर पे रखे जो आलू होते हैं वो उनमें कुछ हरा रंग होता है, तो वो भी कोई बीमारी होती है? बिल्कुल। जब हमारे जो कंद हैं, जो ट्यूबर्स हैं, जब हम उत्पादन कर रहे हैं उसको खेत में, तो अगर वो कंद मिट्टी से निकल के सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आता है, मतलब उस समय वहाँ पे क्लोरोफिल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उतने पोर्शन में, और आगे चल के ये जो हरा भाग है ये सोलेनाइन करके एक केमिकल होता है, उसमें कन्वर्ट होता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ होता है। और कभी भी ये अगर दिखता है तो उस हिस्से को अपने को काट के बाकी के जो पोर्शन है उसको उपयोग में लाना चाहिए। अच्छा। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें और कोई डरने वाली बात नहीं है। उतना पोर्शन अगर हम काटेंगे तो बाकी का जो कंद है, बाकी का जो ट्यूबर है हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। डॉक्टर शविंदर, हमें बताइए कि आलू में पाला लगना क्या होता है और पाले से आलू को कैसे बचाया जाए? पाला लगना जो है बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा खून जम गया, इतनी ठंड है, तो इसी तरह से पौधों में भी जो है उनका जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जी। उसमें जो उनका जो लिक्विड फ्लो होता है, फ्लोएम, जाइलम और अलग अलग धमनियाँ रहती हैं, चाहे वो स्टेम की बात करें, तने की बात करें, लीफ की बात करें, तो उनमें सब वो द्रव जो है, जो लिक्विड है, वो मूव करता है। अब पाले में क्या होता है कि पाले में वो जो द्रव है वो जमना शुरू हो जाता है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ठंड में बहुत बुरी हालत हुई और हम फिर हाथों को रब करते हैं जस्ट टू क्रिएट अ हीट, जी। सो दैट कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता रहे। इसी तरह से फसलों में भी, सिर्फ आलू ही नहीं, और भी जो फसलें हैं उनको भी पाला लगता है, मतलब ठंड लगती है। ये जनरली होता है कि अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे जाता है तो उस समय ये समस्या आती है कि जो पत्तियां हैं वो, उनमें जो द्रव है वो जमना शुरू होता है, वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती, ब्रिटल हो जाती हैं, और उस समय ये समस्या आती है कि वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि जो आगे चल के उन्होंने सूर्य की जो रोशनी है उसको जो उपयोग करके अपना जो ट्यूबर में भोजन जो है जमा करना है वो नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए जो उपाय करना है वो इस तरह से कर सकते हैं कि कैसे हम अपने खेत में एक माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार करें, जिससे कि जो बाहर जो टेम्परेचर है वो अगर कम भी हो तो हमारा जो खेत का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे। तो इसको बोलते हैं कि पाले को कैसे हम मैनेज करें या कैसे उसका प्रबंधन करें। तो इसके लिए करने के लिए हम जो सलाह देते हैं वो इस तरह से है कि एक हल्का सा इरिगेशन कर दें। इरिगेशन करने से क्या होगा कि खेत में एक माइक्रो एनवायरनमेंट, एक छोटा जो यूनिट है अपनी, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में अगर पानी है तो पानी को जमने के लिए भी टाइम लगेगा जी। और उसके लिए जो मिट्टी की जो हीट है वो उसको जमने नहीं देगी। दूसरा, अगर पानी नहीं अवेलेबल है तो हम मल्चिंग का भी सलाह देते हैं कि जैसे फसल के जो अवशेष होते हैं, जैसे खरीफ में अगर किसान भाइयों ने पैडी लगाया है, उसको हार्वेस्ट किया, तो उसके जो अवशेष हैं, फसल के जो अवशेष हैं, उसके साथ भी उनको फील्ड को कवर कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय है, जो कि हम ज़्यादा नहीं बोलते, करने को ज़्यादातर किसान करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो उपाय है वो क्लाइमेट चेंज के लिए एक चैलेंज है, जिसमें कि हल्का सा धुआं करते हैं शाम को किसान, की फसल के अवशेषों को जला देते हैं, और जिससे कि धुआं का एक जो लेयर है वो क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से पाला नहीं लगता है। तो ये 2-3 उपाय हैं, और ये दो उपाय जो हमने बताया कि जो पानी देना जी। उसके बाद मल्चिंग करना, ये 2 उपाय जो हैं सस्टेनेबल हैं, इन्हीं का उपयोग करना चाहिए।
धुएं वाला हम ज़्यादा सलाह नहीं देते हैं। तो इसके साथ साथ जो पोटाश है, पोटाश की भी स्प्रे कर सकते हैं। पोटाश से भी जो है कि एक तो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और जो पाले का जो इम्पैक्ट है वो कम होता है फसल पे। अब आते हैं हमारे किसान भाइयों के कुछ सवालों पे। अंबिकापुर से हमें सवाल आया है, ये प्रकाश जी का और निर्गुण पत्रा का। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और मैं घंगरी अंबिकापुर किसान हूँ और मैं जो आलू लगाया हूँ उसमें झुलसा और पाला का ज़्यादा शिकायत है यहाँ पे। निर्गुण पैकरा है और मैं रुकपुर गांव से हूँ और मैं आलू लगाया हूँ और आलू में पाला मार रहा है और कहीं कहीं पत्ता पीला पड़ रहा है। तो आलू की फसल में झुलसा और पाले की शिकायत है इनकी। पाले की जो समस्या है उसके लिए तो हमने जो बात की थी कि उसके लिए तो हमको एक हल्का सा इरिगेशन सिंचाई करना है खेत को। दूसरा ये हो सकता है कि अगर फसल के अवशेष हैं उससे हम अपनी फसल को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फसल को पाले के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं झुलसा की, सबसे अच्छा जो उसका विकल्प है वो तो ये है कि हम ट्यूबर लगाने से पहले उसको फंगीसाइड से अच्छे से ट्रीट करें और सीड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं कि कंद शोधन जिसको बोलते हैं वो करके लगाना चाहिए। तो जैसे हमने बात करी कि पाले को तो इरिगेशन के साथ सिंचाई के साथ मैनेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। झुलसा रोग जो कि पत्तियों का रोग है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम फंगीसाइड्स को स्प्रे करें। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आता है वो कार्बेंडाजिम एंड मैनकोजिब का एक प्रोडक्ट आता है जिसका हम सुझाव देते हैं कि 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, जिससे कि जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे कंट्रोल हो और आगे नहीं बढ़े। अगले सवाल हमें संभल से आए हैं, गंभीर सिंह जी के और सुमित जी के। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं गंभीर सिंह, ग्राम भभोरी पट्टी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। सर मैं महिंद्रा कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। सर मेरे आलूओं में गलन का रोग आ रहा है और आलू सड़ रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित है, मैं चबरुआ का रहने वाला हूँ, जिला संभल है और महिंद्रा कृषि से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर मेरे खेत में बहुत ज़्यादा गलन आ रही है, इसके लिए कोई उपाय बताएं हमारे लिए। तो आलू में गलन आ रही है और सड़ रहे हैं आलू, अब क्या किया जाए? तो ये जो समस्या है ज़्यादातर फंगस की प्रॉब्लम से आती है और हम हमेशा सुझाव देते हैं किसान भाइयों को कि जब भी वो प्लांटिंग कर रहे हैं, ट्यूबर्स की प्लांटिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छे से उनका फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करें। अगर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये बीमारी आई है तो हम अभी ये सुझाव देंगे उनको। जो हमारा जो प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन में आता है मैनकोजिब और कार्बेंडाजिम, इसको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के जहाँ जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम वाले प्लांट्स दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, वहाँ पे वो ड्रेंचिंग कर सकते हैं, मतलब स्पॉट ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और जिससे कि ये जो सड़न है वहीं पे रुक जाए और आगे नहीं बढ़े। अगला सवाल हमारा संभल से आया है और ये रिजवान पूछ रहे हैं। नाम मेरा रिजवान है, डिस्ट्रिक्ट संभल का रहने वाला हूँ। प्रति 1 एकड़ प्रति तकनीक से जुड़ा हुआ हूँ। 62 दिन के आलू हो गए हैं, इन्हें फुलाने के लिए क्या चाहिए? तो 60 दिन का आलू हो गया है, अब ये इसको फुलाना चाहते हैं। तो उसमें हम जो सुझाव देते हैं वो इस तरह से है कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र उनका स्प्रे करना चाहिए। वाटर सॉल्युबल जो उर्वरक हैं वो अलग अलग रहते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ग्रेड आता है वो 13045 का आता है, NPK 13045। उसका ये छिड़काव कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा जो केमिकल है, जो फर्टिलाइज़र है, वो है पोटाश से रिलेटेड, NPK 0050, मतलब उसमें सिर्फ पोटाश रहता है, तो उसका ये हर 10 दिन में 15 दिन में एक स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम नाइट्रेट, वो भी अगर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं, अगर 60 दिन की क्रॉप है तो उसको 70 दिन 80 दिन में 2 बार छिड़काव करेंगे तो एक अच्छी उनको एक फसल उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर शविंदर, ये अगला सवाल हमें जलंधर से आया है और ये गगनदीप सिंह का है। मेरा नाम गगनदीप सिंह, सानव सरदार निर्मल सिंह, पिंड साबूवाल, तहसील शाहकोट, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਟ ਬਲੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਬਲੈਡ ਆ।
ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਵਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਜੀ। तो लेट ब्लाइट की प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करी जाए? ਪਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 3/4 ਭਾਗ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ ਜਾਏ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਰਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਰੈਂਚਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਪ ਦੀ ਜੋ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਿੰਡਾਜ਼ੀਮ ਐਂਡ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਂਚਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो मेरे किसान भाइयों, हमने आज के एपिसोड से यही समझा है कि आलू की खेती योजना का खेल है। सही मिट्टी हो, सही बीज हो, सही तापमान हो और सही तरीके से अगर सुरक्षा मिले तो आलू की उपज बहुत बेहतरीन हो सकती है। हमारे साथ यहाँ हमारी एपिसोड में आपका साथ रहा, आपकी नॉलेज ने बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर शविंदर। अगली बार हम किस बारे में बात करेंगे? हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आलू में और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलू में समय समय पे अलग अलग जो कीट हैं वो अटैक करते हैं और बीमारियां जो हैं वो अटैक करती हैं, और साथ ही साथ और क्या हमको इंटर कल्चर ऑपरेशन मतलब बीच में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सिंचाई को लेके। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हार्वेस्टिंग से पहले हम कैसे खेत को तैयार करें और किस हिसाब से हम हार्वेस्टिंग करें कि जैसे कि हमारे जो ट्यूबर है, जो कंद हैं, वो डैमेज नहीं हो पाए। तो इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हुए आगे की हम जो चर्चा है जारी रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि जो हमारे किसान भाई हैं इन बातों का उपयोग कर अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। इस बीच अगर कोई भी शंका हो तो आपको पता है 4 घंटे में आपको जवाब मिल सकते हैं आपके सवालों के। नंबर नोट कर लीजिए 1800-266-1555। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद नेहा, धन्यवाद मेरे किसान साथियों आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे आशा है कि आप सब लोग हमारी जानकारी जो है अपनी खेती में उपयोग कर अपने उत्पादन को अच्छा करेंगे। धन्यवाद।